जय हिंद, जय भारत। मैं हूं रीना सुथार और स्वागत है आप सभी का सैनिक न्यूज विद रीना में। हमेशा की तरह आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं उन टॉपिक की जिसकी जानकारी लेकर आज के इस वीडियो में आई हूं। देखिए, हमारे भूतपूर्व सैनिकों और हमारी फैमिली पेंशनर्स के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। आज के इस वीडियो में इसके बारे में बात करूंगी। इसके साथ साथ आज के इस वीडियो में जानकारी शेयर होगी 8वें वेतन आयोग की कुछ बड़ी अपडेट्स पर। देखिए, 8वें वेतन आयोग की कमेटी का गठन हो चुका है, कई महीने बीत भी चुके हैं, लेकिन अब तक की सबसे सही अपडेट क्या है इसके बारे में आज के इस वीडियो में बात करेंगे। ये और इसके साथ कुछ कमेंट्स देखेंगे जिनके माध्यम से हमारे पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स ने अपनी पेंशन संबंधित समस्याओं को पूछा है। तो चलिए इसी जानकारी के लिए आज के इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। इस चैनल के माध्यम से दी गई जानकारी अगर आप सभी लोगों के लिए यूजफुल रह रही है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। इस वीडियो को हाइप जरूर करिएगा ताकि यूट्यूब जो है इस वीडियो को हर एक कर्मचारी पेंशनर्स तक पहुंचाए। आप चाहें तो चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन रखिएगा ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आप लोगों तक पहुंचती रहे। इसी के साथ आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हुए सबसे पहले मैं यहाँ पर मार्च महीने की पेंशन को लेकर बात करना चाहती हूँ। देखिए, हमारे चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स हो या हमारे डिफेंस के पेंशनर फैमिली पेंशनर्स हो, सभी को उनकी मार्च महीने की पेंशन मिल चुकी होगी, ऐसा हम मानकर चल रहे हैं, क्योंकि कल से ऐसे कोई भी कमेंट नहीं आए हैं जहां पेंशनर्स ये कह रहे हो कि हमें मार्च महीने की पेंशन नहीं मिली है। तो उम्मीद करती हूँ कि सभी को पेंशन मिल गई होगी। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई ऐसे पेंशनर फैमिली पेंशनर्स हैं जिनको अभी तक पेंशन नहीं मिली तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, मैं जरूर से मदद करूंगी। और इसी के साथ अगर रेगुलर आप वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि अगर पेंशन वगैरह नहीं आती है तो क्या कैसे कंप्लेन करनी है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे हमारे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जो सीपी ग्राम के बारे में जानना चाहते हैं, पूछ रहे हैं कि सीपी ग्राम पर कंप्लेन करने का सही तरीका क्या है। तो आज के इस वीडियो में चलिए आगे उसके बारे में भी मैं बात करूंगी। लेकिन अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं वेटरन्स के लिए आई बड़ी खुशखबरी। और इस खुशखबरी के लिए हर वो हमारे पेंशनर फैमिली पेंशनर्स को मैं बधाई देती हूँ जिन्होंने अपना वोट दिया था। कुछ दिनों पहले मैंने आप सबसे एक सवाल पूछा था और मैंने पूछा था कि सीएसडी से जब हम कोई कार परचेस करते हैं तो उसमें क्या कोई सीमा होनी चाहिए, जैसे कि ओवर्स के लिए अलग है, जेसीओस के लिए अलग है, ऑफिसर्स के लिए अलग है। तो ये जो एक कोई भी जो अगर हमारे सिपाही रैंक से रिटायर पेंशनर्स हैं, हवलदार रैंक से रिटायर पेंशनर्स हैं, वो अपनी पसंद की कार नहीं खरीद पा रहे थे। और इसको लेकर ही जो अभियान चलाया जा रहा था उसमें आप सब लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वोट भी दिए थे। और अब देखिए, इसमें कहीं ना कहीं हमें कामयाबी मिलती हुई दिख रही है। आज एक मैसेज के माध्यम से मुझे पता चला है कि देखिए, अब जो सीएसडी से कार परचेस के नियमों में होगा एक बड़ा बदलाव। यानी आने वाले दिनों में जब इस पॉलिसी को रिव्यू किया जाएगा तब हो सकता है कि इसमें एक बड़ा बदलाव हमें देखने के लिए मिले। इसका आश्वासन हमें मिल चुका है। अभी इसकी डिटेल वगैरह जो है अभी आप स्क्रीन पर हालांकि देख पा रहे हैं। तो देखिए, मैं यहां पर यह कहूंगी कि एक छोटा सा ही कदम सही, लेकिन हमें अगर सिस्टम में सुधारना है, अगर हमें किसी भी तरीके की दिक्कत है तो उसको लेकर हमें बात करनी चाहिए। ऐसे ही पीएमआर के लिए हमने बात की थी और अभी जो ये सीएसडी कार की जो नियमों में कुछ बदलाव को लेकर प्रयास हो रहे हैं, आने वाले दिनों में भी इसको लेकर और ज्यादा प्रयास करेंगे ताकि हमारे सभी भूतपूर्व सैनिक भाइयों और जो हमारी फैमिली पेंशनर्स हैं उनका हक, उनके जो कुछ बदलाव अगर चाहते हैं तो उसकी हम आवाज बन सके। और इन सभी में आप जो हम लोगों का साथ दे रहे हैं उसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। और आने वाले दिनों में जब इस पॉलिसी में बदलाव हो जाएंगे तो उसकी जानकारी भी मैं वीडियो के माध्यम से दे दूंगी। लेकिन अभी हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत है कि सरकार हमारी आवाज सुन रही है, कम से कम हमें आश्वासन मिला है। तो आने वाले दिनों में इस पॉलिसी में रिव्यू होगा। फिर कोई भी अगर चाहे सिपाही रैंक से रिटायर है, नायक रैंक से रिटायर है, हवलदार रैंक से रिटायर है, वो भी अपनी पसंद की कार जो है वो सीएसडी के माध्यम से परचेस कर पाएगा। जब मैंने ये बात कही थी, वीडियो में इसके बारे में बात करी थी, बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए थे। हमारे एक जेसीओ साहब भी लिख रहे थे कि मुझे भी स्कॉर्पियो का टॉप मॉडल लेना है लेकिन मैं नहीं ले पा रहा हूं। तो ये जब चीजें जब सही हो जाएगी तो ऐसा फिर नहीं होगा। तो अपडेट के लिए इंतजार करिए। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं एक दूसरी बड़ी अपडेट की, जिसका इंतजार हमारे केंद्र के सभी कर्मचारी और जो हमारे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं, उनको है। यानी 8वें वेतन आयोग की अभी तक की कुछ बड़ी अपडेट है और सही अपडेट है। देखिए, 8वें वेतन आयोग को 5 महीने कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसके बाद इसका कामकाज भी आगे बढ़ चुका है। मेमोरेंडम विंडो जो है, यानी
आपको अगर कोई ज्ञापन वगैरह सौंपना है तो उसके लिए 5 मार्च तक ये भी खुला रहेगा। तो वहां पर भी जो हमारे बहुत सारे ऐसे कर्मचारी संगठन है, पेंशनर्स के संगठन है, वो भी इस ज्ञापन सौंप रहे हैं। हमें हालांकि हम एक 2, 5, 10 मिनट का वीडियो बनाते हैं, उसमें ये सारी जानकारी हम नहीं शेयर कर पाते हैं। लेकिन देखिए, 8वें वेतन आयोग के तहत जो हमारी सैलरी या हमारी बढ़ी हुई पेंशन हमारे हाथ में आएगी ना, वो जो फायदा हमें दिखेगा उसके पीछे हजारों लोगों की मेहनत है। हम कुछ ही ऐसे नाम जानते हैं जो मीडिया में आते हैं या ऐसे एसोसिएशन है जिसके बारे में हम बात करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे एसोसिएशन हैं छोटे छोटे जो अपने राज्यों की आवाज है, अपने राज्यों के कर्मचारी पेंशनर्स की आवाज जो है वो आज केंद्र सरकार तक पहुंचा रहे हैं या 8वें वेतन आयोग की कमेटी तक पहुंचा रहे हैं। अगर आपके राज्य में भी कोई ऐसा संगठन है जो बेहद ही अच्छा काम कर रहा है, कमेंट्स के माध्यम से जरूर से उसके बारे में बात करिएगा। मैं अपने वीडियो में भी उसके बारे में बात करूंगी। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चनर की लास्ट डेट, यानी आप क्या चाहते हैं 8वें वेतन आयोग से, उसकी कमेटी को कोई अगर सुझाव देना चाहते हैं, उनके सवालों के जवाब देना चाहते हैं, तो उसके लिए भी डेट जो है वो बढ़ा दी गई है। इसके बाद 18 महीनों में सिफारिशें आ जाएगी। लोकसभा से जो अपडेट निकल कर आ रही है उसमें ये कहा गया है कि अमूमन टाइम जो है 18 महीनों का है, यानी 18 महीनों में ये सिफारिशें जो आ जाएगी। कुछ महीने हालांकि इसमें बीत भी चुके हैं। और सबसे आखिर में देखिए कि 8वें वेतन आयोग की कमेटी ने अपना कामकाज शुरू कर दिया है और इस बार कामकाज शुरू हो रहा है उत्तराखंड राज्य से, यानी इस कमेटी के कुछ सदस्य जो है उत्तराखंड राज्य जाएंगे, वहां के एसोसिएशन से बात करेंगे। अगर कोई कर्मचारी पेंशनर्स मिलना चाहते हैं तो उनको भी समय दिया जाएगा। उसका एक सारा प्रोसीजर है जो एक वीडियो में उसमें मैं बात कर चुकी हूं। अगर आप देखना चाहते हैं, उत्तराखंड में रहते हैं, अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो जरूर से मिलेगा। आज हर एक कर्मचारी पेंशनर्स का ये प्रयास होना चाहिए कि 8वें वेतन आयोग में हमारी सैलरी, हमारी पेंशन में सही तरीके से बढ़ोतरी होनी चाहिए। और इसके लिए हर एक व्यक्ति का जो अपना संघर्ष, अपना जो प्रयास है, ये काफी महत्वपूर्ण है और काफी मायने रखता है। तो आप भी जरूर से अगर उन 8वें वेतन आयोग की वेबसाइट पर जाकर अगर 18 सवालों के जवाब नहीं दिए तो वो भी जल्दी से दे दीजिएगा। चलिए इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ते हुए कुछ कमेंट्स देख लेते हैं। लेकिन एक रिक्वेस्ट कर रही हूं यहाँ पर, अगर हमारे कोई पेंशनर, फैमिली पेंशनर्स अपनी पेंशन संबंधी समस्याओं को लेकर कंप्लेन करते हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो देखिए उनको लेटेस्ट वीडियो पर ही कमेंट करना है और उसके नेक्स्ट 1 या 2 दिन के कमेंट्स जो हैं वो सुनने हैं, जब वो वीडियो देखने हैं, ताकि जब मैं उनके कमेंट्स के जवाब दूं तो उन तक ये जानकारी पहुंच सके। इसी के साथ चलिए पहले कमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक लिख रहे हैं कि मैम गुड मॉर्निंग, डीएससी का पेंशन 13 साल 6 मंथ की जो बात चल रही है उसका क्या हुआ? देखिए सर, अगर रेगुलर आप इस चैनल के साथ जुड़े हैं, वीडियोस देख रहे हैं, नोटिफिकेशन ऑन रखा है, तो ये सारी अपडेट आप तक पहुंच रही होगी। मैं लगातार इसके बारे में बात कर रही हूँ। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट आया था जो उन्होंने पहले रिजर्व रखा था, तो उस जजमेंट पे भी मैंने वीडियो बनाई थी और मैंने साफ साफ ये कहा था कि देखिए 14.9 से लेकर 15 के अंदर अंदर जो है उनको तो पेंशन वगैरह जो है ग्रांट हो गई, लेकिन 13.6 वाले जो पेंशनर्स हैं, यानी ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने सिर्फ 13 साल और 6 महीने के लिए सर्विस दी है, उनका मामला अभी भी अटका हुआ है। तो ये अभी डिसीजन नहीं हुआ है। तो अगर इसको लेकर सही जानकारी चाहिए, आप अगर एडवोकेट, हमारे जो एडवोकेट हैं डिफेंस के, अगर उनसे बात करना चाहते हैं तो मैंने जो एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया है जिसमें हम लीगल एडवाइस देते हैं और ये लीगल एडवाइस बिल्कुल फ्री होती है। आप बात कर सकते हैं एडवोकेट से, आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह दिखा सकते हैं, फिर आपको केस करना या न करना ये आपकी चॉइस पर होता है। तो आप आपका नाम उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करवा कर ये सारी डिटेल चेक करवा सकते हैं और एडवोकेट सर से बात भी कर सकते हैं। चलिए अगला कमेंट है। एक लिख रहे हैं कि जय हिंद मैम, मेरा नाम, इन्होंने अपना नाम वगैरह लिखा है। आगे लिख रहे हैं कि 2014 में रिटायर हुआ हूं और मेरे पास पीपीओ में मेरे बच्चे के नाम नहीं है और ओरिजिनल पीपीओ में भी नहीं है, क्या करें? सर, डॉक्यूमेंट से जुड़ी कोई भी जानकारी के लिए, जानकारी तो नहीं कहूंगी, हालांकि कोई सुधार के लिए आपको नजदीकी जिला सैनिक बोर्ड जाना पड़ेगा। बच्चों का नाम ऐड करवाना ये बेहद ही जरूरी है। डिस्चार्ज बुक में नहीं है, पीपीओ में नहीं है, तो आप चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस के लिए क्लेम नहीं कर सकते हैं। ये सारी दिक्कतें आती हैं, आने वाले दिनों में भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो आपको क्या करना है, नजदीकी जिला सैनिक बोर्ड का संपर्क करिए। इससे संबंधित जो भी दस्तावेज है, डॉक्यूमेंट्स है, बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह, ये सब कुछ आप लेकर जाइए और इसको नाम जरूर से दर्ज करवाइए। लेकिन ये कार्रवाई होगी जिला सैनिक बोर्ड के थ्रू। कुछ ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जो डायरेक्टली जो पेंशनर्स हैं हमारे, उनका लेटर वगैरह एक्सेप्ट करते हैं, पर सजेशन मैं यहाँ पर यही दूंगी कि जिला सैनिक बोर्ड का संपर्क करिए और ये सारी चीजें सुधारिए। इसके साथ एक और ऐसा मामला मेरे सामने आया है जहां कुछ एक पेंशनर्स ऐसे हैं जो चिल्ड्रन के एजुकेशन अलाउंस के लिए क्लेम नहीं करते हैं। रिटायर हुए 4 साल हो गए, 5 साल हो गए हैं, ऐसे बहुत सारे केस हमारे सामने आए हैं। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चों के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए जो ये पैसा मिलता है उसको जरूर से क्लेम करना है।
आप जब फौज में थे, आर्मी एयरफोर्स या नेवी से रिटायर हैं, आपको ये जब सर्विस में थे तभी ये पैसा मिलता था बच्चों की पढ़ाई के लिए। रिटायरमेंट के बाद भी मिलता है, लेकिन आपको क्लेम करना पड़ेगा, ये खुद ब खुद नहीं आएगा। तो इस बात का जरूर से ध्यान रखिएगा और क्लेम करिएगा। चलिए सबसे आखिर में ये कमेंट देख लेते हैं। एक लिख रहे हैं कि मेरा सवाल का जवाब अभी तक मुझे नहीं मिला है। सीपी ग्राम में कंप्लेन करने का तरीका, देखिए सीपी ग्राम पे कंप्लेन करने का तरीका बेहद ही आसान है, जो आपको सिर्फ और सिर्फ इस चैनल के माध्यम से मिलता है। सीपी ग्राम का एक टोल फ्री नंबर जो मैं शेयर करती रहती हूँ, उस नंबर पे आपको कॉल करना है। कॉल करके आपकी समस्या सुनानी है, वो समस्या लिख लेंगे, आपकी सर्विस की डिटेल मांगेंगे, वो आपको देनी है। यहाँ पर कुछ एक पेंशनर या फैमिली पेंशनर्स को थोड़ा ट्रस्ट इशू होता है और वो कहते हैं कि मैम हम अकाउंट नंबर कैसे दें, तो मत दीजिए। जब आपका पीपीओ नंबर आप दे रहे हैं तो सीपी ग्राम आगे वो कंप्लेंट फॉरवर्ड कर रहा है, तो रिकॉर्ड या पीसीडीएस पर्स के पास आपका पीपीओ है अगर, तो आपके अकाउंट की जानकारी भी है, वो ले लेंगे। अकाउंट नंबर ऑप्शनल है, नहीं देंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। फोन करके सीपी ग्राम में आप कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। ना कोई लेटर लिखने की जरूरत है, ना कोई साथ में सर्कुलर वगैरह भेजने की जरूरत है। ये बेहद ही आसान तरीका है जो इस चैनल के माध्यम से आपको मैं सुझा रही हूँ, और हमेशा इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बात करती हूँ, ताकि मेरे किसी पेंशनर्स भाई और मेरी फैमिली पेंशनर्स बहनों को अगर पेंशन संबंधी समस्या है, एरियर नहीं मिला है, एमएससीपी नहीं मिली है, तो ऐसे में वो अपनी कंप्लेन जो है खुद आगे तक फॉरवर्ड कर सके और उनको इसी में कोई भी दिक्कत ना आए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जब सीपी ग्राम पे कॉल करते हैं अपना पीपीओ अपने पास रखिए और एक कागज और पेन लेकर बैठिए। जो वो टोकन नंबर देते हैं वो लिख लीजिए, उस टोकन नंबर के हिसाब से ही आपकी शिकायत कहां तक पहुंची ये आपको पता चलेगा। तो चलिए यही कुछ जानकारी थी जिसको लेकर आज के इस वीडियो में आई थी। अब ये जानकारी आप सब लोगों को कैसे लगी कमेंट्स के माध्यम से जरूर से शेयर करिएगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो से विदा लेती हूँ। जय हिंद।